आकाशवाणी है। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना जागरूकता और स्वास्थ्य एवं कल्याण पर आधारित श्रृंखला, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं नई दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल की डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कोरोना जागरूकता श्रृंखला के एक और एपिसोड में, जिसमें हम बात करते हैं कोरोना, उसकी वैक्सीन के साथ ही आपके स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर। पिछले 24 घंटे में 5000 से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। भारत में चल रहे विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 212 करोड़ 17 लाख से अधिक वैक्सीन लगाई जा चुकी है। श्रोताओं, कोरोना, उसकी वैक्सीन और आपके स्वास्थ्य से संबंधित सवालों के जवाब देने के लिए हमारे आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ गए हैं सर गंगाराम अस्पताल नई दिल्ली के रूमेटोलॉजी और इम्यूनोलॉजी विभाग में सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल PVSM वेद चतुर्वेदी। डॉक्टर वेद, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। नमस्कार, जय हिंद। श्रोताओं, आप भी कोरोना और अपने स्वास्थ्य से संबंधित सवाल डॉक्टर वेद से हमारे स्टूडियो के नंबर 011234216764 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। और डॉक्टर वेद, अपनी चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे कि देश ने 200 करोड़ से ज़्यादा जो है वैक्सीनेशन का आंकड़ा जो है वो पार कर लिया है और आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार ने 75 दिनों के फ्री प्रिकॉशनरी डोज लगाने का अभियान चलाया है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं, इसमें हिस्सा ले रहे हैं। आप उन लोगों से क्या कहेंगे जो एलिजिबल हैं और अभी तक उन्होंने प्रिकॉशनरी डोज नहीं लगाई है? सिद्धार्थ जी, आपने बहुत अहम सवाल पहले उठाया है, बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो हम हमेशा संदेश बाद में देना चाहते हैं। बट ये बहुत ही जरूरी है कि हम ये बताएं लोगों को कि जो पहला और दूसरा डोज लिया गया था, बहुत सारी वैक्सीन, यही नहीं कोरोना, कई और वैक्सीन हैं जिसमें कि बूस्टर डोज दिया जाता है। तो शायद चूंकि कोरोना का न्यूज और बहुत ज्यादा न्यूज और बार बार न्यूज होने से थोड़ा सा फटीक होती है लोगों में जी। तो वो लोग ये भूल जाते हैं कि नहीं यार ठीक है, यार कोरोना ठीक है, बट उनको नहीं मालूम कि साइंस तो वही है जैसे कि और बीमारियों के लिए है। बच्चों को भी हम बूस्टर डोज के लिए ले जाते हैं, पहला डोज पोलियो का, दूसरा डोज, फिर तीसरा डोज। ये है कि पहले और दूसरे डोज के बाद करीब 6 से 9 महीने में जो आपकी इम्यूनिटी है वो कम होने लगती है। तो आपने भी आज न्यूज में देखा होगा, शायद चाइना में जो बहुत सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, उन्होंने बंद कर दिया क्योंकि वहां 9-10 सिम्टोमेटिक पेशेंट्स, जो सिम्टोमेटिक का मतलब जिनको बहुत ज्यादा सिम्टम्स हैं, और तो उन्होंने बंद कर दिया। तो हम नहीं चाहते कि यदि आप बूस्टर डोज लेंगे तो आपको एक तो कोरोना होगा तो बहुत माइल्ड होगा, और दूसरा है आप दूसरे को स्प्रेड नहीं करेंगे, तो आप अपने को भी बचाएंगे, फैमिली को भी बचाएंगे, आपके घर में जो नाना नानी वृद्ध लोग रह रहे हैं उनको भी बचाएंगे, और सोसाइटी को भी बचाएंगे। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम करेंगे यदि आप बूस्टर डोज लेंगे। और देखिए कितनी कंट्रीज हैं इस जो कि फ्री में दे रहे हैं। तो आपको ये जो है 75 दिन का जो प्रोग्राम है जो चल रहा है, मेरे ख्याल से 15 जुलाई से इसकी शुरुआत हुई है। जुलाई से। तो ये हम चाहेंगे जितने से ज्यादा लोग इसमें सम्मिलित हों, तो हम अपने राष्ट्र के लिए काम करेंगे, अपने लिए भी काम करेंगे, और पूरी दुनिया को हम दिखाएंगे कि हम एक जिम्मेदार नागरिक हैं। जी बिल्कुल। और डॉक्टर वेद, आप देश के जाने माने रूमेटोलॉजिस्ट हैं। 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच देश में पोषण माह यानी जो कि मंथ आने वाला है, उसे हम न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाने वाले हैं। और इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने भी जो रविवार को मन की बात कार्यक्रम में देश को संबोधित किया, उन्होंने भी इसकी बात करी और कुपोषण से छुटकारा पाने और न्यूट्रिशन पर विशेष जोर देने के लिए उन्होंने कहा। और कोविड काल में जबकि इम्यूनिटी की बहुत सारी बातें होती हैं, और इम्यूनिटी तभी किसी के अंदर आ सकती है जब उसको अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो मैल न्यूट्रिशन के रूप में आया है। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जब माननीय प्रधानमंत्री जी खुद ही इसको लीड ले रहे हैं तो कितना बड़ा चीज है। एक्चुअली हम लोग जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे सिद्धार्थ जी,
तो जब वो तो यंग लड़का है ना, उसको समझ में नहीं आता। तो हम लोग जब फर्स्ट ईयर में आते हैं तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ के आए हैं, तो अब कोई बोलने लगा कि माल न्यूट्रिशन। तो अब यदि समझ में आता है कि यदि किसी भी कंट्री को माना जाए कि कंट्री अच्छी है या किसी भी पैमाने से डेवलप्ड है, क्या है, तो हम देखते हैं ना भाई क्या क्या है। भाई खाने पीने के लिए नहीं है बच्चे, तो सबसे पहले तो खाने पीने की बात है। हिंदुस्तान में तो हमेशा ही रही है, बाकी पैरामीटर्स तो बाद में आएंगे। कोई कहेगा रोड बनना चाहिए, कोई कहेगा ब्रिज बनना चाहिए, कोई कहेगा टीवी होना चाहिए, बिजली होना चाहिए, पर सबसे पहला तो पोषण की बात जी। तो देखिए, पोषण के मामले में आदरणीय प्रधानमंत्री जी खुद उसको लीड कर रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा कि बहुत बड़ी बात है, और जो एक नॉर्मल जनता है उसको ये समझ लेना चाहिए कि बच्चों का जो, जिसको कहते हैं ना माल न्यूट्रिशन, तो पहले हम एक जमाने में फोटोग्राफ देखा करते थे कि भाई अफ्रीका में माल न्यूट्रिशन होता है, तो वो तो एक एक्सट्रीम टाइप का माल न्यूट्रिशन है। ये देश तो हमेशा धन्य धान्य से पूर्ण रहा है। हाँ, बस गाय भी थी, दूध भी था, ये भी था। अनफॉर्चुनेटली जब कोई देश बहुत दिनों तक गुलाम रहता है तो हम उस एक सभ्यता को अपना लेते हैं दूसरे के, चाहे वो कपड़े ही नहीं, इवन उनका खान पान भी। तो एक बार आया भाई डब्बे का दूध पीने लगे सब लोग कि भाई डब्बे का दूध, माँ का दूध 6 महीने में छुड़वा दीजिए। तो हमें याद है जब हम इंटर्न हुआ करते थे तो बेचारी यंग मदर जो गांव की आती थी, हम कहते भाई देखो अब तुमने 6 महीने दूध पिला लिया, अब छुड़वा दीजिए। और कितना सही था हमारा पुराना, हर चीज जो थी इतनी परफेक्ट थी कि जब तक हो सके आप यदि माँ दूध पिला सके तो उससे बड़ा चीज नहीं हो सकती। तो एक जो हमारा जो 1 सितंबर से ये शुरू हो रहा है न्यूट्रिशनल वीक, जिसका की मोटो ही है कि इफ आई रिमेम्बर करेक्टली कि यू स्टार्ट स्मार्टली। जी बिल्कुल, स्टार्ट स्मार्ट एंड फीड स्मार्ट, ऐसा कुछ है। मतलब आप बचपन से ही, और कैच देम यंग जिसे कहेंगे ना, माने बचपन से ही बच्चे को यदि आप स्वस्थ रखेंगे, उसको एडिक्वेट खाना पीना, सबसे अच्छा बच्चे के लिए तो शुरू में जैसे मैंने बताया माँ का दूध ही है जी। हाँ, फिर एक न्यूट्रिशन अपने आप में साइंस है, जैसे साइंस रूमेटोलॉजी है, ऐसे ही न्यूट्रिशन साइंस है। तो हम कहते हैं भाई न्यूट्रिशन कितने प्रकार के होते हैं, क्या होता है। तो कई लोग पूछा करते हैं ना कि साहब क्या दूध अच्छा है कि दही अच्छा है, बता मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मेरे को क्या होता है। तो वैज्ञानिकों ने बड़ा शोध किया कि आपकी जो मसल्स वगैरह जो है वो प्रोटीन है। इतना तो आप पूरी सोसाइटी को मालूम है कि खाने के 3 प्रकार होते हैं, प्रोटीन है, फैट है, ये इस तरह से अपन ने कार्बोहाइड्रेट है। तो हमारे जो हम लोग खाना खाते हैं वो ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है। इसको लेके थोड़ी चर्चा का विषय होता है कि भाई हिंदुस्तानी खाने में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, जैसे गेहूं है, आपका चावल है, बट हमारे पास प्रोटीन भी है। आपके पास यदि आप वेजिटेरियन भी हैं तो आप पनीर है वो प्रोटीन है, चीज है वो प्रोटीन है, दाल है वो प्रोटीन है। तो एक हाँ, कई लोग ये कहते हैं कि भाई जो नॉन वेज है वो एक, इसमें कोई शक नहीं है कि जो अंडे का प्रोटीन है उसकी क्वालिटी थोड़ी बेहतर है। तो यदि किसी को कोई धार्मिक रूप से यदि स्वीकृत है तो अंडा और जिसे कहते हैं मांस मछली, वो भी एक अच्छा प्रोटीन का सोर्स है, तो ये खाया जा सकता है। तो ये बैलेंस बना के रखा जाए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट का। और डॉक्टर वेद, अगर हम देखें तो आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या आती है जो देश का युवा वर्ग है, उसको अगर हम देखें तो ज़्यादातर लोग जंक फूड की ओर आकर्षित होते हैं और कहते हैं कि जो हिंदुस्तानी खाना है, जैसा कि आपने भी बताया कि हमारे देश का खान पान ही ऐसा है कि अगर आप अपने ट्रेडिशनल फूड को लेते हैं तो अपने आप आपके अंदर जितने भी, चाहे वो प्रोटीन की बात करें, विटामिन की बात करें, कार्बोहाइड्रेट या हम जितने भी न्यूट्रिएंट्स की बात करें, वो सारी चीज़ें हमारे खाने में हैं। और ऐसे में जब जंक फूड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसमें फिर कहीं ना कहीं वो उसका भी इम्पैक्ट आता है न्यूट्रिशन पर। जो आपने सवाल किया, एक बार मेरे बेटे ने पूछा भाई जंक फूड क्या होता है जी, तो फिर मुझे भी थोड़ा पढ़ना पड़ा भाई जंक फूड क्या होता है, भाई कि आप उसको जंक क्यों बोलते हैं, जब लोग को पसंद आ रहा है तो क्या ऐसी खराबी है कि उसमें जंक फूड है, और घर का खाना क्यों स्वास्थ्य माना जाता है। तो फिर हमने उसको बताया कि भाई बेसिकली क्या है कि जो फूड जिसको जंक फूड कहते हैं वो हाईली प्रोसेस्ड फूड है। जैसे पहले जमाने में हमें कहा जाता था कि भाई माना आप अनाज को मिला के खाइए या मिस्सी रोटी खाइए, मतलब मिश्रण होना चाहिए
यदि आप बहुत ज्यादा रिफाइंड मैदा खाएंगे जी तो आपके पेट के लिए स्वास्थ्य कारक नहीं है, ये हम लोगों को पहले से भी मालूम था। तो मैदा वगैरह का उपयोग होता था, जैसे आपने हलवा बना लिया, बट कम मात्रा में। ये नहीं कि मैदा सुबह दोपहर शाम रात खा रहे हैं तो आपको फिर, क्योंकि मैदे में हस्क नहीं होता तो आपके इंटेस्टाइन को परेशान करता है। जी तो इसी तरह से जंक फूड जो बाजारों में मिलता है, कुछ भी ले लीजिए, चाहे वो पिज्जा ले लीजिए, चाहे बर्गर ले लीजिए, चाहे कुछ है, उसको जंक फूड बोला ही इसलिए गया है कि वो बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड होता है और बहुत ज्यादा उसको तलना और उससे किया जाता है, तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं जी वो बिल्कुल बहुत कम हो जाते हैं जी और उसमें फैट बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल। तो डॉक्टर वेद, आपने जो बातें बताई जंक फूड और एक न्यूट्रिशन को लेकर, तो मुझे लगता है कि लोग बैलेंस डाइट की ओर निश्चित रूप से अब सोचना शुरू करेंगे, अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, और एक अच्छा न्यूट्रिशन लेंगे और साथ में दूसरों को भी जागरूक करेंगे। चूंकि ये कैंपेन है 1 सितंबर से 30 सितंबर तक, पूरा देश इससे जुड़ रहा है। तो हमारे जो श्रोता बहुत दूर हमें सुन रहे हैं देश के कोने कोने में, उनसे भी हमारी यही निवेदन है कि अगर आप जो न्यूट्रिशन मंथ है इसको आप अच्छी तरीके से जागरूक रहें, दूसरों को भी अच्छा न्यूट्रिशन लेने के लिए प्रेरित करें। और इस बीच डॉक्टर वेद, हम चलते हैं हिमाचल की वादियों में, कुल्लू चलते हैं, बात करते हैं राजू सिंह जी से। हेलो राजू जी, नमस्कार। हेलो हेलो राजू जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर। जी नमस्कार। सर नमस्कार। जी राजू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सर मेरा प्रश्न ये है सर, जो नई बीमारी आई है टोमेटो फीवर, सर पर इसके लक्षण और इसका इलाज और इसके बचाव क्या क्या तरह का सर नई नई बीमारी आ रही है, तो सर लोगों को कोशिश भी जी बिल्कुल रहने के और जो तरीके बताएं। जी डॉक्टर वेद, देखिए अब इस समय नई नई जैसे जैसे विज्ञान भी प्रगति कर रहा है, हम कोई भी चीज़ आती है उसे तुरंत डिटेक्ट कर लेते हैं उसे, और लोगों के लिए वो बहुत ही कौतूहल का विषय होता है कि ये क्या चीज़ आ गई, अब इससे कैसे मैं बचें। सुन नहीं पाया कौन सी बीमारी जी बीमारी का नाम जो है वो शायद मुझे भी समझ में नहीं आया। किसी नई बीमारी के बारे में बात कर रहे थे, और एक बार अगर मैं देखता हूँ जी, टोमेटो फीवर, जी हमारे एडिटर बता रहे हैं टोमेटो फीवर की बात कर रहे थे वो जी। फीवर बोल रहे थे, रूमेटो। ओके, मेरे ख्याल से शायद रूमेटो फीवर होगा, पता टोमेटो जी फीवर जी तो मैंने जी भी नहीं सुना है जी शायद जी बिल्कुल। तो रूमेटो फीवर भी कोई नया फीवर है? हाँ नहीं, फीवर जी तो बहुत पुराना है जी क्या कि जितने भी एक बहुत जैसे होता है ना, देखिए जहाँ भी बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, डस्ट है, ये है वो, हमारे उसका, जब ये सड़कें नहीं थी, जब बहुत ज्यादा धूल धक्कड़ था तो बहुत लोग बीमार जी पड़ते थे, जी गला खराब हो जाता था। तो वो एक बैक्टीरिया होता है, उसको नाम है, कुछ भी रख लीजिए जी उसका नाम, तो उससे फीवर होता है। उसको रूमेटिक फीवर इसलिए कहा गया था जी कि वो गले में तो गला जरूर खराब होगा आपका, बट हार्ट को अफेक्ट करता था। जी तो जितने भी आज आप देखते हैं हिंदुस्तान में हजारों की संख्या में जिनके वैल्व खराब हैं, उसका मेन कारण मैं 100 में से 90 केसेस इस फीवर के कारण हैं कि वो हुआ तो गला खराब, बट उसके जो इफेक्ट है वो हार्ट में पहुंच गया। दैट इज आल्सो इम्यून सिस्टम के कारण। तो हार्ट के जो वैल्व्स हैं वो खराब हो जाते हैं। तो जब भी हमारे पास कोई आदमी आता है कि साहब मेरा वैल्व खराब है, तो पहला क्वेश्चन हमारा ये होता है कि भाई बचपन में तुम्हें क्या रूमेटो फीवर हुआ था? इसको बोलते हैं रूमेटिक फीवर, एक्चुअली उसका करेक्ट वर्ड है रूमेटिक फीवर, इसलिए इन्होंने शायद सुना होगा किसी को रूमेटिक फीवर। तो रूमेटिक फीवर आजकल लकीली बहुत कम हो गया है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि जो लेवल ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ गया है, हाइजीन बढ़ गई है, सैनिटेशन। देखिए प्रधानमंत्री जी तो खुद ही हमेशा सफाई के बारे में लाल किले से शुरू किया था। मैंने पहली बार जब मैं यूनिफॉर्म में था तो मैंने सुना था, तो 2-4 ऑस्ट्रेलियन मेरे बगल में बैठे हुए थे, दे वर टॉकिंग कि देखिए एक प्रधानमंत्री होके बात कर रहे हैं सफाई अभियान की जी, तो वो एक बहुत जरूरी है बड़ी कंट्री के लिए। जी बिल्कुल। और इस बीच दिल्ली से धर्मवीर जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। धर्मवीर जी नमस्कार। हेलो हेलो जी धर्मवीर जी, बहुत बहुत नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार।
नमस्कार। हाँ डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहूंगा कि जैसे कि हड्डियों के अंदर जो कैल्शियम बनता है जिसको मज्जा बोलते हैं, आप बताते हैं, उसको बढ़ाने के लिए ऐसा कौन सा खान पान हम रेगुलर रूटीन में बनाए रखे हैं? जैसे कि आने वाली उम्र बढ़ती है तो उसमें कहते हैं कि कमी पड़ जाती है, घुटनों के अंदर ग्रीस कम हो जाती है, तो उसके लिए हमें और क्या ज्यादा से ज्यादा खान पान में ध्यान देने की जरूरत है, इसके बारे में बताइए। धन्यवाद। देखिए, दो अलग अलग चीजें आपने शायद उसको लिया, क्योंकि मेडिकल साइंस में मैं बता देता हूँ। जो आपने लास्ट क्वेश्चन पूछा पहले उसका जवाब देता हूँ कि जैसे जैसे आपके बाल सफेद होते हैं वैसे वैसे क्या होता है कि जो आपकी हड्डियां हैं, तो जैसे पैर समझ लीजिए, पैर में एक हड्डी ऊपर है एक नीचे है, तो बीच में एक टायर होता है समझ लीजिए, तो हम टायर के ऊपर चलते हैं, उसको बोलते हैं कार्टिलेज। तो कार्टिलेज, जैसे बाल सफेद हो रहे हैं वैसे ही वो कार्टिलेज सफेद होता है। बट यदि आपको समझ लीजिए डायबिटीज है, आप ओवरवेट हैं, आप थायराइड है, तो वो जल्दी घिस जाता है। नहीं तो उम्र से तो सभी का थोड़ा थोड़ा घिसता है। तो कई इन चीजों से बचा जाए, पहले डायबिटीज से, और डायबिटीज हो तो उसको कंट्रोल में रखा जाए, थायराइड है तो उसको कंट्रोल में रखा जाए, आपका वेट है तो उसको कंट्रोल में रखा जाए। तो एक नॉर्मल एजिंग प्रोसेस तो होगी, इसमें कोई शक नहीं है, बट आप उससे बहुत उसके भयावह रूप से बच सकते हैं। और ऐसा नहीं कि भाई 40 साल में ही हो गया, आपको 50 साल में ही हो गया। नॉर्मली हम एक्सपेक्ट करते हैं 70-80 साल में आदमी, जिसे कहते हैं ना घुटने घिस गए जी, तो वो एक कार्टिलेज है वो जो घिस जाता है। एक चीज तो ये है। दूसरा चीज आपने शायद मज्जा के बारे में बोला, जिसको हम लोग बोन मैरो बोलते हैं। क्यों, ये कोई पूछे ना खून कहाँ बनता है, तो खून हड्डियों के बीच में बनता है, वो एक दूसरा विषय है। उसके लिए आपको एक प्रॉपरली जितने विटामिन हैं वो लेने चाहिए, स्पेशली विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन डी और कैल्शियम। ये सब चीजें खून बनने में मदद करती हैं, स्पेशली B12 है, फॉलिक एसिड है, ये सब विटामिन हैं, वो एक अलग विषय है। बट शायद आप इसके बारे में जानना चाहते थे, कार्टिलेज जब घिस जाता है तो उसके लिए क्या किया जाए, बिकॉज ये बहुत कॉमन है। तो उसके लिए यही ये प्रिवेंशन है कि आप अपना वेट ना बढ़ने दें, डायबिटीज है तो उसको कंट्रोल करें, आपको थायराइड हो तो कंट्रोल करें, और कई दवाइयां हैं जिनको लिया जा सकता है। जी बिल्कुल। और इस बीच आगे पढ़ने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन डॉक्टर वेद, टोमेटो फीवर के बारे में आई है। और टोमेटो फीवर जो है ये भी एक वायरल इन्फेक्शन है, फ्लू है, और जिसमें फीवर आता है। और जो फुट एंड माउथ है उसमें ऊपर भी थोड़ा सा इम्पैक्ट आता है, हाथों के ऊपर रेडनेस हो जाती है, चकत्ते हो जाते हैं, जिसकी वजह से केरल में इसको डिटेक्ट किया गया है और जिसकी वजह से एक आउटब्रेक हुआ है। सिद्धार्थ जी, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे सही में नहीं मालूम। जी बिल्कुल, तो उसके बारे में तो इसलिए मैंने वायरसेस के बहुत प्रकार हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। कई वायरसेस जो जानवरों में होते हैं, ये होता है, तो हजारों तरह की बीमारियां हैं जिसको कि कोप अप करना, जब तक कि ले प्रेस में कभी आता है तो कोई पढ़ता है और कोई जागरूक श्रोता हमको भी समझाता है। जी बिल्कुल। तो देखिए हमारे श्रोता कितने जागरूक हैं। और चूंकि डॉक्टर वेद, इस समय एक दौर ऐसा चल रहा है कि जब इतनी सारी नई नई बीमारियां आती हैं तो आम लोग भी बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब ये नई चीज क्या आ गई, अब हमें क्या बचाओ। क्योंकि जो दौर हमने देखा है, जो काल हमने कोविड का देखा है, इतना ज्यादा लोग परेशान हुए हैं इस बीमारी से कि उनका डरना या उनका चिंतित होना स्वाभाविक है। सिद्धार्थ जी, आपको सही में विश्वास नहीं होगा कि जिस दिन ये फरवरी की बात है, मैं था ढाका में। तो ढाका में जो एंकर था, जैसे दर्शक ने हमसे क्वेश्चन पूछा तो उस एंकर ने मुझसे पूछा, मैं तो रोमेटोलॉजी मीटिंग में गया था बिल्कुल और उसमें 4-5 फॉरेन वाले भी थे, एक लेडी थी स्पेन की। तो मुझसे उसने पूछा, एंकर ने, वो एक पॉपुलर उनका हेल्थ प्रोग्राम है ढाका में, कि आपके पास क्या कोरोना फीवर है? तो मैंने कहा नहीं, हमारे यहाँ तो होता ही नहीं। तो उसने मुझे करेक्ट किया कि नहीं, आपके यहाँ 30 केसेस हैं जो कि केरला में हैं। तब मैंने कहा, मैंने कहीं पढ़ा है प्रेस में कि वो शायद कुछ चाइना से कुछ स्टूडेंट्स आए हैं, उनको कोरोना है। सो कैन यू इमेजिन, ये उस तरह का दौर था जब शुरुआत थी। जी बिल्कुल बिल्कुल। और बिल्कुल सही बात है। और किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरह से कोविड अपने पैर पसार लेगा और पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लेगा। लेकिन डॉक्टर वेद, कहीं ना कहीं एक लर्निंग भी होती है ऐसे में, जिस तरह से लोगों ने इसका मुकाबला किया, लोग, और स्पेशली भारत का उदाहरण आज पूरे विश्व में दिया जा रहा है। और हम लोगों ने सीखा एक दूसरे से, मतलब पूरा मीडिया ने हमें सिखाया, हमने मीडिया को सिखाया, मीडिया ने जनता को सिखाया, तो बहुत बड़ी एक लर्निंग रही है। जी बिल्कुल। और सोनीपत हरियाणा का रुख करते हैं, बात करते हैं ब्रिजेश जी से। ब्रिजेश जी नमस्कार। हेलो ब्रिजेश जी।
ब्रिजेश जी की आवाज़ नहीं आ रही है, शायद कुछ हेलो, कुछ तकनीकी कारणों से ब्रिजेश जी का फ़ोन कट गया है। डॉक्टर वेद, हम लोग बात कर रहे थे, और चूँकि एक अपॉर्चुनिटी है, आप रिमेटोलॉजी में आपकी दक्षता है। एक सवाल बड़ा आम होता है कि जो इवन न्यूट्रिशन से भी अगर हम लिंक करें, कई बार क्या मैल न्यूट्रिशन या कुपोषण एक कारण हो सकता है ऑस्टियोपोरोसिस का? बहुत बड़ा आपने सवाल किया, और मैं आपको कभी कभी आपने देखा होगा जी कि एक आदमी जो बहुत ही अच्छा खान पान है उसका ये है, बट आप किसी एक आर्थोपेडिक वार्ड में चले जाइए, चलिए कि गवर्नमेंट के जहाँ के बहुत लंबे वार्ड होते हैं, 100-150 पेशेंट एडमिट हैं एक हॉल के अंदर, और आप उसमें डालिए तो देखेंगे आप कि बहुत लोगों को फ्रैक्चर है। वो फ्रैक्चर जनरली अब आप उस पेशेंट को, यदि 100 लोग एडमिट हैं तो मेरी ख्याल से 60-70 विमेन होंगे। तो एक तो लेडीज को होता है, दूसरा जो पतले दुबले लेडीज को होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिनका न्यूट्रिशन पुअर है, और फॉर सम हार्मोनल रीजन फीमेल्स को ज्यादा फ्रैक्चर्स होते हैं। तो फ्रैक्चर जो चीज है वो एक अल्टीमेट है ऑस्टियोपोरोसिस, उसका रिजल्ट है। माने आपकी बोन इतनी खराब हुई कि आपको फ्रैक्चर ही हो गया। हाँ, उसके पहले की स्टेज है जिसको कि हम मशीन से डिटेक्ट करते हैं। तो एक माल न्यूट्रिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। देखिए, जो एक आपके स्केलेटन का विकास है, जो हड्डियों की मजबूती है, वो शुरू में जो जैसे एडोलेसेंस तक जो आप खाते पीते हैं, तभी तो बोलते हैं कि भाई बच्चों पे ध्यान दें, उनके खान पे, पीने पे, कैल्शियम पे। तो हम लोग कई बार माँ आते हैं कि भाई हम इनको कैल्शियम दें कि नहीं दें, क्योंकि आपका जो स्केलेटन ग्रोथ है, जो स्केलेटल जो बोन है, वो 15-16 साल तक बनती है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है वो टाइम जहाँ की आप एडिक्वेट उसमें कैल्शियम लें, प्रोटीन लें, तब आपकी हड्डी मजबूत होती है। तो ऑस्टियोपोरोसिस माल न्यूट्रिशन से बहुत बड़ा लिंक है इसका। जी बिल्कुल। और महाराष्ट्र का रुख करते हैं, थाने में गुरुनाथ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरुनाथ जी नमस्कार। नमस्कार जी सर। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर सर को भी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सर मेरा क्वेश्चन है सर, अभी आप एक डाइट के बारे में, एक बैलेंस डाइट बहुत अच्छी तरह आपने समझाया, और मेरा सवाल है सर, हमारे देश में जो मतलब कोई भी खेती ऐसी तो होती नहीं है कि रासायनिक खाद का उसमें उपयोग नहीं किया जाता है। तो सर ये जो मतलब कोई भी मतलब फल या तुम्हारी सब्जी या सब पे रासायनिक खाद का उपयोग किया जाता है, बड़े पैमाने पे किया जाता है। तो क्या सर ये मतलब कितना भी मतलब उसको लाए और धोए पकाए, तो क्या उसमें ये जो रासायनिक खाद का जो उसमें कुछ मतलब ऐसा अंश रह जाता है जो कीटक वगैरह जो रोग होते हैं जो सब्जियों के। तो सर ये कभी कभी है महाराष्ट्र में मतलब जो अपने खेत में उसका उपयोग करते हैं, तो कभी कभी ये उस पर फवारने के बाद कभी कभी उनके ऊपर भी इम्पैक्ट हो जाता है और आदमी मर भी जाता है। जी गुरुनाथ जी, आपकी बात है। तो सर ये इसमें मतलब क्या, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। आप पूछना चाहते हैं कि जो केमिकल खाद है वो कितनी खराब है। देखिए, एक तो आइडियल सिचुएशन है कि हम बिल्कुल ना यूज करें और ऑर्गेनिक खाद यूज करें, तो वो तो एक आइडियल सिचुएशन है, क्योंकि केमिकल नहीं है, नेचुरल ऑर्गेनिक खाद है, तो वो तो एक आइडियल सिचुएशन है। हाँ, यदि केमिकल खाद यूज हो रही है कई कारणों से, तो कम से कम उससे बचा जा सकता है कि हम उसको सब्जियों को धोएं अच्छी तरह से, एक बार नहीं तो 2 बार, उससे हम बचा जा सकता है। हाँ, आइडियल सिस्टम जरूर है कि आप एक यदि ऑर्गेनिक खाद यूज करेंगे, जो हम ट्रेडिशनली यूज करते थे एक जमाने में, बाद में हमें शायद किसी कारणों से हम केमिकल खाद यूज करने लगे, तो उससे बचने का यही साधन है, जैसा कि आपने भी बताया। जी, और महेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बड़ौद से। आइए लेते हैं इनका सवाल। महेश जी नमस्कार। हेलो, हाँ जी महेश जी। नमस्कार जी। जी महेश जी, मैं डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। और आज मैं जानना चाह रहा हूँ जी, वेरिएंट जो है नए नए रूप बदल लेते हैं, अब बताओ हम इसके बीच में सुरक्षा कैसे रखें अपनी जी। और जो है पैरों में दर्द हो जाना और हड्डियों में दर्द होना
इसका निवारण क्या है जी, और बताने की कृपा करें। देखिए, कोई भी वेरिएंट आए, जिसे कहते हैं ना, कोई भी सेना आपके ऊपर आक्रमण करे, बट आप ये तैयार हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि आपने पहला डोज लिया है, दूसरा डोज लिया है और तीसरा या प्रिकॉशनरी या आप उसको बोलते हैं बूस्टर डोज लिया है, तो जो भी वेरिएंट आएगा तो उसमें एक बहुत जरूर फायदा आपको होगा कि बीमारी खतरनाक नहीं होगी। देखिए, हम सब ने किसी ना किसी को गवाया है, चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं, कोई ना कोई आपके परिवार या दोस्त को हमने गवाया है। क्यों गवाया? क्योंकि उस समय वैक्सीन नहीं थी। आज हमारे पास वैक्सीन है, आज हमारे पास जादू की पुड़िया है, यदि हम उसका उपयोग करेंगे तो डेथ नहीं होगी। देखिए, तो एक जरूर एक समाज को हम बार बार बोलते हैं कि इस वैक्सीन का उपयोग करें। है, अवेलेबल भी है। शायद कभी कभी ऐसा होता है जब अवेलेबल नहीं होती तो आदमी ज्यादा परेशान होता है। और डॉक्टर वेद, एक हमारे लिसनर और हैं, आपने इसका जवाब दिया, और मोहम्मद मजहर हमारे साथ जुड़ गए हैं पूर्णिया बिहार से। मजहर जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, डॉक्टर साहब को नमस्कार जी। समय कम है, अपना सवाल पूछिए। सर, एक मेरा छोटा सा सवाल था मेरे लड़के के लिए, यानी कि उन्होंने स्कूल में जब पढ़ाई करते थे उसमें उसको कोरोना वैक्सीन लगा था, और तब से उन्होंने बता रहे कि तब से उसका कान में दर्द हो रहा और कान भी बहना शुरू हो गया, तो इसके लिए क्या किया जाए सर? इसका पहले तो ऐसा नहीं सोचिए कि जैसे कोई कहना कि मैं पीपल के पेड़ के नीचे जा रहा था, मुझे बुखार हो गया, तो पीपल के पेड़ को ब्लेम नहीं कर सकते हर के लिए। बट यदि आपको लगता है कि कान में इन्फेक्शन है, तो कान का इन्फेक्शन बच्चों को बहुत कॉमन है, तो एक विशेषज्ञ को दिखाइए, उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। यदि इवन वैक्सीन से रिलेटेड भी होगा तब भी इन्फेक्शन, उसको ट्रीटमेंट हो सकता है। जी बिल्कुल। और डॉक्टर वेद, अब हम धीरे धीरे कार्यक्रम की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि हमारी बात हुई कि दो इम्पॉर्टेंट चीज़ जिस पे आज हमारा फोकस रहा, एक तो प्रिकॉशनरी डोज जो आज़ादी का अमृत महोत्सव पर हम जो सरकारी केंद्रों पर फ्री में लोगों के लिए लगाई जा रही है, और इसके लिए सरकार कैंपेन भी चला रही है, आप लोगों से क्या कहेंगे? और दूसरा, एक न्यूट्रिशन मंथ को लेकर आप क्या अपना संदेश देना चाहेंगे? पहले तो यही है, जैसे मैंने बुलाया भाई, जादू की पुड़िया है अवेलेबल, भागिए और डोज को लगाइए, ताकि यदि कोरोना लौट के आता है तो आप सीरियस नहीं होंगे। तो ये हम सब का कर्तव्य है कि हम लोगों में फैलाएं कि पहला दूसरा डोज लग गया है, अब तीसरा डोज लगाया जाए। और जहां तक न्यूट्रिशन की बात है, तो एक तो हमसे डिस्कस ही हुआ है हम लोगों ने कि भाई जंक फूड ना खाया जाए। एक जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें एक बैलेंस अवेलेबल होना चाहिए, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का, तो उसमें एक स्वास्थ्य बना रहेगा। हम सबको मालूम है कि स्वास्थ्य फूड क्या है, सिर्फ हमें उसका अनुसरण करना है। जी। और डॉक्टर वेद, आप इस कार्यक्रम से जुड़े, आपने हमसे चर्चा की, श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद और आभार। धन्यवाद सिद्धार्थ जी, धन्यवाद। जय हिंद। श्रोताओं, आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर वेद ने आपको कोरोना और सबसे इम्पॉर्टेंट आपके स्वास्थ्य को लेकर जो भी सावधानियां बताई हैं, उन्होंने प्रिकॉशनरी डोज लगवाने के लिए आपसे अपील की। डॉक्टर वेद ने आपको न्यूट्रिशन के बारे में बताया कि किस तरह से 1 से 30 सितंबर के बीच में जो हम न्यूट्रिशन मंथ मना रहे हैं, इसमें आप दूसरों को जागरूक करिए और उनको बताइए कि किस तरह से बैलेंस डाइट हमारे जीवन के लिए बहुत ही अनिवार्य है। आप स्वस्थ और खुशहाल रहें श्रोताओं। इसी कामना के साथ मुझे यानी सिद्धार्थ को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि। अभी आप सुन रहे थे कोरोना जागरूकता और स्वास्थ्य एवं कल्याण पर आधारित श्रृंखला, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे नई दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।